गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश। जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास की इस क्लास को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वीडियो के लेक्चर के अंतर्गत हम आज के इतिहास में इस वीडियो में हम आज जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी वंशों ने मगध पर शासन किया उनके बारे में जानेंगे। वहाँ से एमसीक्यू बनते हैं जो भी बड़े बड़े एग्जामों में, चाहे वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ तक कि पटवारी तक के एग्जाम में जो भी भारतीय इतिहास से जहाँ भी जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, मुझे आशा है कि आप सभी लोग हमारे लगभग 90% एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे होंगे हमारे वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो आपको एंजॉय और के साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में और आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन लगातार करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, कम से कम टाइम में आप रिवीजन कर पाएंगे हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी लोग जो लोग भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो लेक्चर के पहले लगभग 6 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं जिनके अंतर्गत हम प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर लगातार जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने वहाँ से जो भी एमसीक्यू बनते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने वैदिक काल के बारे में जाना, वहाँ से जो भी एमसीक्यू बनते थे। और लगातार हमने छठवें अपने लेक्चर के अंतर्गत 16 महाजनपदों और उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है उनके बारे में जाना। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम 16 महाजनपद के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मगध महाजनपद। तो आइए आज जानते हैं मगध महाजनपद और उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। तो मगध महाजनपद, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मगध महाजनपद जो है वो 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद माना जाता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे राजा आए बड़े बड़े जिन्होंने शासन किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत जो है 5-6 डायनेस्टियों ने लगभग शासन किया है, ज़्यादातर मुख्य तरीके से। तो आइए पहला जो डायनेस्टी आपसे जहां से क्वेश्चन बनेगा तो उससे पूछा जाएगा आपसे कि हर्यक वंश से पहले मगध साम्राज्य पर किस वंश ने शासन किया है। तो आप आंसर लगाएंगे बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश ने शासन किया था। आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं होगा, छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलता होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए, हमेशा खदेड़ के क्वेश्चन पूछेगा, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आप लोग बताएंगे, आपसे क्वेश्चन पहला ही पूछा जाएगा कि हर्यक वंश से पहले मगध साम्राज्य पर किस वंश ने शासन किया। तो आपका आंसर होना चाहिए, जो आप लगाएंगे टिक मारेंगे, जो आपका आंसर होगा वो होगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन सा, आपसे पूछा जाएगा। तो बृहद्रथ ही नाम था उनके शासक का। और बृहद्रथ का जो पुत्र था जो उसका नाम था जरासंध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो उसका नाम था जो है जरासंध। और वही जरासंध है जिसका आप लोगों ने महाभारत के अंतर्गत भीम से युद्ध होता है, जरासंध वही जरासंध है। तो जरासंध का युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा तो मल्ल युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो आप बताएंगे भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था। इसके बाद इनका जो जरासंध का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सहदेव। अतः एक बात बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, इसकी इतिहास के अंतर्गत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसकी जो जानकारी मिलती है वो महाकाव्यों में मिलती है, तो इसका ज़्यादा महत्व नहीं है उतना। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा प्रमुख रूप से तो वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश तो आपसे पूछा जाएगा कि मगध के अंतर्गत जो मगध का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मगध के अंतर्गत आने वाली हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप टिक लगाएंगे बिंबिसार। बिंबिसार को कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। आपसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है वो राजगृह या गिरिव्रज या वैशाली कहें, इनको बनाया था। आपको इसीलिए मैंने पहले 6वें वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बताया है कि आप मगध महाजनपद की
जो है राजधानी गिरिव्रज या राजगृह को याद कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया, तो आप बताएंगे कि राजगृह ये गिरिव्रज को बनाया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो बिंबिसार थे उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीतियां अपनाई, तो दो नीतियां अपनाई थी, एक वैवाहिक नीति अपनाई थी और दूसरी नीति जो थी युद्ध की नीति अपनाई थी। हालांकि एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार ने अपने जीवक को बिंबिसार ने किसके दरबार में भेजा था, किसके मतलब उपचार के लिए भेजा था, तो उस समय अवंती जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता था, उस समय वहाँ अवंती एक महाजनपद हुआ करता था और अवंती के जो शासक हुआ करते थे उस समय चंड प्रद्योत हुआ करते थे। तो चंड प्रद्योत एक पीलिया रोग से ग्रसित थे, तो वहाँ पर जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की जो है उनके इलाज के लिए वहाँ पर भेजा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार के समकालीन कौन था, तो आप बताएंगे, आंसर लगाएंगे जो चंद्र प्रद्योत थे। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिंबिसार किसके समकालीन थे, तो आप आंसर ये भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में ना हो चंद्र प्रद्योत, तो आप लगाएंगे बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के समकालीन रहे हैं बिंबिसार। तो आपने बिंबिसार के बारे में जाना। बिंबिसार के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था जो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे और मगध की गद्दी संभालते ही बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है वैशाली को बनाया और इसके बाद उन्होंने भी अपने राज्य विस्तार में बहुत अच्छे कार्य किए। हालांकि ये एक अपने पिता की हत्या कर गद्दी पाने के उपरांत इस वंश को जो है इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो है अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु को कुणाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुणाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजातशत्रु को आप आंसर लगाएंगे। इसके बाद अजातशत्रु का यहाँ भी ज़्यादा रोल नहीं रहा। इसके बाद जो आता है उदयन, उदयन से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उदयन जो किसकी हत्या करके वो जो राजगद्दी पाया, तो उदयन जो था उसने अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके अपनी गद्दी जो संभाला और इसके बाद उसने अपनी जो राजधानी थी वैशाली या गिरिव्रज राजगृह, उसे वो पाटलिपुत्र यानी कि जो वर्तमान पटना वाला क्षेत्र है, बिहार की राजधानी है, वहाँ पर अपनी राजधानी को बसाया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो है उदयन ने किसे बसाया था, तो आपने बताएंगे कि पाटलिपुत्र को बसाया था। बस यहीं से यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक और नागदशक की हत्या करके जो है शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की थी, क्योंकि शिशुनाग को ही नागदशक ने अपना जो है सेनापति नियुक्त किया था, तो उसी ने उसकी हत्या कर, क्योंकि वो सबसे मतलब निम्न कोटि का बिना अयोग्य शासक माना जाता है एक नागदशक, तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने नाग वंश की शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद अब शिशुनाग वंश आ जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लगाएंगे आंसर शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग जो था। उसने अपने वो एक बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासकों में से माना जाता है शिशुनाग ने अपने राज्य विस्तार की नीतियों को लगातार बढ़ाता रहा और यहाँ से शिशुनाग के बाद इन्होंने भी वैवाहिक और युद्ध की नीतियाँ ज़्यादातर अपनाई। इसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि शिशुनाग, अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वही वैसा फल पाएगा। तो शिशुनाग ने जैसे बृहद्रथ की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, उसी तरीके से उनके पिता ने भी उनके पुत्र जो थे शिशुनाग उसका जो पुत्र था कालाशौक ने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और कालाशौक
तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि काला अशोक किस वंश का शासक था, तो शिशुनाग वंश का शासक था। इसके बाद इसका अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का, उसका नाम था नंद नंदीवर्धन नाम था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद। अच्छा, यहाँ से महापद्म नंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महापद्म नंद ने एक अपने राज्य के लगातार विस्तार किया और सबसे ज़्यादा उन्होंने कलिंग पर जो है आक्रमण किया। हालांकि कलिंग को पूरी तरह से जीत नहीं पाया था और कलिंग पर कुछ हिस्सों को अधिकृत करके उसने अपने राज्य का लगातार विस्तार किया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि जो महाछत्रनाशक किसे कहा जाता है, तो महापद्म नंद को महाछत्रनाशक कहा जाता है क्योंकि इसने क्षत्रियों का सर्वस्व नाश करने का जो प्रण लिया था, इसलिए इसे महाछत्रनाशक कहा जाता है। और इसे जो है द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि परशुराम ने भी क्षत्रियों का नाश किया था ज़्यादातर, इसीलिए इसे द्वितीय छत्रनाशक भी कहा जाता है। इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है और महाछत्रनाशक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि जो महापद्म नंद थे, इसने एकत्र जो है शासक की भी जो उपाधि धारण की थी क्योंकि ये अपने आप को विश्व विजेता बताता था, इसलिए इन्हें एकत्र की भी जो है उपाधि धारण की थी। इसके बाद चलते हैं अगले जो है महापद्म नंद के बाद आता है सबसे शक्तिशाली और सबसे अन्यायी शासक, जिसके बारे में हम लगातार पढ़ते रहेंगे बहुत समय तक। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है। नंद वंश, आपसे पूछा जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के समय धनानंद के समय ही जो है सिकंदर, जो मकदूनिया के शासक फिलीपींस का पुत्र सिकंदर जो था, उसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समकालीन था और उसी समय उन्होंने आक्रमण किया था। जिस समय भारत के अंतर्गत मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश का शासन चल रहा था, उसी समय जो है सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने वेतस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर जो मकदूनिया के शासक फिलीपींस का पुत्र था, उसे सिकंदर जो था उसने झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व हाइड्रोस्पीस का युद्ध बोला जाता है, जो वेतस्ता यानी झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। और आपसे पूछा जाएगा कि जो सिकंदर आया था उसकी सेनाएं दो भागों में बटी हुई थी, एक जल सेना थी और एक जो है स्थलीय सेना थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्थलीय सेना का जो है सेनापति कौन था, तो आप आंसर लगाएंगे जो है जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो जल मार्ग का जो सेनापति था वो कौन था, तो उसका नाम था नियारकस नाम था। और एक जो है जो स्थल मार्ग का था उसका नाम मुझे को अभी याद नहीं आ रहा, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है आगे चलता गया और आपसे पूछा जाएगा कि वेतस्ता का युद्ध कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व वेतस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। हालांकि उसने पोरस को बंदी बना लिया और बाद में जो समझौता हो गया तो उन्होंने कहा पोरस को उन्होंने छोड़ दिया और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। और इसके बाद फिर सिकंदर ने नंद वंश के अंशिक शासक धनानंद के ऊपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन उसकी सेना ने जो है झेलम नदी या व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दी और वहाँ से सिकंदर वापस लौट गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जानेंगे अगले इतिहास के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियोस को आप सभी लोगों का
नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने यार मित्र और चाहने वालों के पास शेयर करें। थैंक यू।